आरआरबी पीओ 2020 का जो उसका ज्वाइनिंग मेरा आया था कुछ अक्टूबर 2021 में। ओके। तो यही था सर। फादर मेरे ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, तो बचपन से मुंबई में ही रहा हूँ मैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू टॉपर स्टॉक विद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, आकाश राठौड़। ये हमारे एक स्टूडेंट रह चुके हैं और आरआरबी पीओ ऑफिसर रह चुके हैं। आज इनके साथ हम बातें करेंगे, इनके जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कैसे अपने एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपरेशन किया, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल अपने ज़िंदगी में देखे, इन सभी बातों को उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस सेशन में। मेरे साथ डॉक्टर पुष्पक पांडव सर जुड़े हुए हैं और इस सेशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स के फॉर्म निकले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए और ये पोस्ट होती क्या है, इस जॉब पे क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, कैसे काम होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ऑफिसर बैठे। 2020 में आरआरबी पीओ इन्होंने क्लियर किया महाराष्ट्र से और विदर्भ कोंकण ग्रामीण विकास बैंक में ये ऑफिसर के तौर पे वहां पे सिलेक्ट हुए। तो आज इनसे बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये पोस्ट कैसी है, इसमें क्या जॉब प्रोफाइल होगा और इनकी जर्नी क्या रही। सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि इनकी जर्नी क्या रही और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया। सो वेलकम टू टॉपर स्टॉक विद टेक्स्ट बुक, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यस आकाश, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, जर्नी के बारे में आपने पूछा। वैसे तो मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पुणे के कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में थोड़े दिन मतलब प्राइवेट में जॉब कर रहा था मैं। वहाँ पे मैंने किया कुछ महीने। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया, मतलब सीनियर से मालूम पड़ा मुझे बैंकिंग के बारे में कि अच्छा मतलब अच्छा एक्सपोजर है वहाँ पे भी। तो मैंने फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की पुणे में ही। वहाँ पे थोड़े दिन प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद में मैं फिर से चला गया मुंबई घर पे, और फिर मैंने घर से ही प्रिपरेशन किया उसके लिए। ओके। और फिर कुछ 2020 में आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आया, तो उसमें मतलब प्री दिया, मेंस इंटरव्यू, और फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके पहले मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए मैंने। प्री में कुछ प्री निकले, मेंस नहीं निकले। ओके। कुछ प्री भी नहीं निकले, तो ऐसे चला। फिर बाद में फर्स्ट मेरा ब्रेक थ्रू यही था आरआरबी पीओ 2020 का जो उसका ज्वाइनिंग मेरा आया था कुछ अक्टूबर 2021 में। ओके। तो यही था सर। ओके फाइन। आपने जैसे स्टार्ट किया था कि आपने इंजीनियरिंग पूरा किया है और COEP वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज है जहाँ से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। सो आपको ऐसा क्यों लगा कि इंजीनियरिंग के बाद आपने यहाँ आना चाहिए? बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चन है, शायद आपको इंटरव्यू में भी पूछा गया होगा। सर वही है, मतलब एक तो बैंक अपने को अच्छा जॉब स्टेबिलिटी देता है, रेप्यूटेशन भी है। प्राइवेट में थोड़ा मतलब प्राइवेट में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली मैंने जहाँ पे ज्वाइन किया था मेरा सैलरी इतना था नहीं और स्टेबिलिटी को भी थोड़ा मतलब था इशू। तो मैंने सोचा फिर बहुत उस पर सोचा कि क्या कर सकते हैं, और थोड़ा इसका इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे जॉब प्रोफाइल बैंकिंग का भी। सीनियर भी कर रहे थे अच्छे, मतलब SBI में थे कुछ सीनियर मेरे, उन्होंने बताया था कि अच्छा है इसका, मतलब प्रोफाइल भी अच्छा है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया उनको देख के। ओके। फिर बाद में मैंने बैंकिंग शुरू किया देना। ओके। और फिर बैंक के वेरियस एग्जाम्स दिए, उसमें से एक मेरा पहला फिर आरआरबी पीओ निकला। ओके। सो पहला जो मीन्स उसके पहले आपने दिए, बट जो निकला वो फर्स्ट वाज आरआरबी पीओ ओनली। उसके पहले मैंने IBPS क्लर्क, एक्चुअली IBPS क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक ही दिन था मेरा। तो वो क्लैश हो गया था, इसलिए वो मैंने डिसाइड, आपको ही पूछा था सर वो टाइम पे मैंने। तो वही था। फिर मैंने कॉल लिया कि आरआरबी पीओ का तो मेंस निकल गया है, तो इंटरव्यू में तो 1/3 ऐसा रहता है ना कि 3 में से 1 को लेते हैं, और मेंस अगर IBPS क्लर्क का देता तो 10 में से 1 को लेते, ऐसे कुछ। तो ज़्यादा चांस इधर था। तो मैंने फिर इंटरव्यू में जाने का डिसाइड किया और लकीली मतलब इंटरव्यू में हो गया, तो फिर वही है। तो आकाश, आरआरबी पीओ की लाइफ के बारे में हम बाद में आएंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसे रहा, आपके घर में कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? सर फैमिली में मैं, मेरा भाई और मेरे मॉम डैड हैं। फादर मेरे ड्राइविंग करते हैं,
ट्रक ड्राइविंग करते हैं। तो बचपन से मुंबई में ही रहा हूँ मैं। ओके एजुकेशन मेरा 12th तक मुंबई में हुआ, फिर बाद में मैं पुणे में गया इंजीनियरिंग के लिए। तो फिर वहाँ पे ही फिर बैंकिंग का मालूम पड़ा, मतलब ऑफलाइन कोचिंग वहाँ पे लगाया था, तो फिर पुणे में रहा, फिर बाद में अभी फिर से मुंबई में आ गया। ओके तो आपका घर का कुछ मीन्स फाइनेंशियल मेरे ख्याल से इतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा। हाँ सर, नहीं रहा, मतलब एक ही थे, फादर ही Yes. मेरे वर्किंग थे घर में, और हम 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई ने भी फिर मतलब इंजीनियरिंग ही किया उन्होंने, उनके पीछे पीछे मैं 2 साल बड़े हो। ओके तो पहले उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके 2 साल बाद मैंने किया। तो मतलब इतना जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इतना अच्छा घर पे फाइनेंशियल था नहीं हमारा, क्योंकि उसका तभी जस्ट नया नया जॉब लगा था। हाँ। तो फिर था, मतलब प्रॉब्लम तो था। तो आपने कैसे मैनेज किया ये सिचुएशन को? वही था सर कि थोड़े दिन करना है, फिर हो जाएगा, तो फिर सब ऑटोमेटिक चल जाएगा, वही मोटिवेशन था। थोड़े तो दिन मेरे ख्याल से आई थिंक यही मोटिवेटिंग फैक्टर एक रहा होगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन से इस बाहर हाँ, बाहर निकलना है, तो वही था कि एक अच्छा जॉब ले। तो अच्छे जॉब में वही था कि बैंक वो टाइम पे मतलब अच्छा था, मतलब अभी भी अच्छा ही है। तो बैंक जॉब एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अभी के टाइम पे देखा जाए तो। फिर डिसाइड किया और फिर वही है, निकल लिया। सो आपको जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे इतने अच्छे कॉलेज से आपने किया, कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपने यूपीएससी भी प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर वो आपका एम था और आपने शायद बैंक ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे नहीं था सर। क्या है कि मेरे को जॉब जल्दी चाहिए था। Okay. तो यूपीएससी का तो आपको मालूम है, मतलब हुआ तो हो भी जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन एवरेज पकड़ेंगे तो लगता ही है, 3-4 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तो लगते ही है। तो मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए था। जैसे घर पे भी मतलब एक बड़े भाई थे, उनका भी जस्ट जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वो नए नए लगे थे, तो फिर मेरे को ज़्यादा मतलब ये नहीं करना था कि उन पे प्रेशर आए या तो जल्दी जॉब चाहिए। तो बैंकिंग का ही सबसे फास्ट भी होता है, 6 महीने में तो ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। मतलब एग्ज़ाम प्री मेंस इंटरव्यू होके ज्वाइनिंग 6-8 महीने में तो मिल ही जाता है। तो वही एक बेस्ट ऑप्शन था, तो मैंने फिर किया ट्राई उसमें। ओके सो काफी कैलकुलेटिव तरीके से calculated, पढ़ाई की हुई बिल्कुल। है। यस बिल्कुल। तो आकाश, आपने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप है, तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स या क्वांट का जो सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं गई होगी आपको प्रिपरेशन करते समय। लेकिन इंग्लिश, आपने आरआरबी मेंस में इंग्लिश का सेक्शन ऑप्ट किया था, और रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस का पूरा प्रिपरेशन आपने कैसे किया? क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही? कौन से सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी आपको लगी? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ज़रा। हाँ सर, 4 सब्जेक्ट थे वैसे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो जब क्वांट तो ठीक ही था मेरा, मतलब पहले से। रीजनिंग कोचिंग में था ऑफलाइन, तभी मतलब सर से सीखा। बाद में सर इंग्लिश के लिए तो आप ही थे। इंग्लिश का मैंने मतलब जितना आपने वो ग्रामर और जो भी सिखाया था उतने पे ही, और बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह पे मैंने उतना ही फॉलो किया। और मॉक्स लगाए थे मैंने अच्छे खासे, मतलब टेक्स्ट बुक हो गया और कोई मतलब अदर मॉक्स, तो मॉक्स पे मैं रिलाई करता था। और जीके के लिए सर आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मैंने। आपका डेली आता था वो टाइम पे, तो डेली करता था मैं। बाद में तो कोविड के टाइम पे तो सब मतलब बंद ही था ऑफलाइन, तो बाद में ऑनलाइन ही प्रिपरेशन किया। आपके लेक्चर देखे सर, आपके तो इंग्लिश के भी देखे, और ऐसे फिर प्रिपरेशन किया। मोस्टली एक बार ऑफलाइन में हो गया था, मेरा बेसिक क्लियर हो गया था, तो फिर मैंने मॉक से ही किया बाद में। उसके बाद में ओके। मॉक से ही प्रिपेयर किया फिर। यस, जब आप आरआरबी पीओ की एग्जाम दे रहे थे उसके पहले जो आपकी एग्जाम्स नहीं निकली, क्योंकि आपने कहा था कि कुछ एग्जाम्स आपने दी आपकी नहीं निकल पाई, सो प्री में ही इशू आ गया था या फिर मेंस में कहीं पे दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, प्री में भी सर कुछ IBPS PO का था, प्री में नहीं निकला था। वो भी थोड़ा मतलब एक आध मार्क्स से ही, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस था नहीं। बट वही था, मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं करता था एक्चुअली वो टाइम पे। मेरा इंग्लिश और क्वांट में अच्छे मार्क्स रहते थे, बट वो जो भी मेरा सिलेक्शन करता था वो रीजनिंग की वजह से ही करता था। और ऐसा भी नहीं था नहीं आता था, मैं उसका प्रैक्टिस ये मुझे याद है, क्योंकि एक बार ही आया था मेरे पास कि सर रीजनिंग में पजल्स नहीं हो रहे, या पजल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैंने कहा था उसको कि रीजनिंग के पजल जैसे पैराजंबल सॉल्व करते हैं इंग्लिश में, वैसे पजल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर वही रीजनिंग का मैं ऐसे मुझे लगता था कि क्या ही है इसमें, मतलब ऐसे अपन टाइमर लगा के जब पजल से नहीं सॉल्व करते तो हो जाते हैं ना आराम से। बट वही एग्जाम में करेंगे ना तो फिर वही है, टाइम बहुत जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि 5 मिनट चले गए, छोटा सा पजल है 5 मिनट लग गए। तो वही था, तो मैं उसका प्रैक्टिस नहीं करता था। कॉन्ट अच्छा था तो वो हो जाता था, कॉन्ट का मज़ा भी आता था।
कॉन्ट सॉल्व करने को तो वो करता था। इंग्लिश में तो इतना कुछ लगता नहीं है, मतलब टाइमिंग अच्छा खासा रहता है, क्वेश्चन कम रहते, 30 रहते हैं तो इंग्लिश का और कॉन्ट का निकल जाता था। रीजनिंग के वजह से मेरा अटका था, तो IBPS PO का प्री नहीं निकला था, SBI PO का भी प्री नहीं निकला था वो टाइम पे, RRB का ही निकल गया था फिर बस। ये जो पूरी जर्नी थी, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने का मुझे रीज़न ये था कि बहुत स्टूडेंट के साथ ये होता है कि एग्जाम्स नहीं निकलती, बैक टू बैक फेल्यूर्स आते हैं, तो वो डिप्रेशन वाला एक माहौल सा बन सकता है, बनता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? अगर हुआ है तो फिर आप उसमें से कैसे बाहर निकले? सर हुआ तो था, मतलब जब भी मैं था पुणे में प्रिपरेशन कर रहा था, वो टाइम पे एग्ज़ाम निकल नहीं रहे थे कंटिन्यू, और वही थोड़ा प्रेशर रहता है कि अभी जल्द सिलेक्शन नहीं होगा तो बाद में क्या करेंगे, अभी ऑलरेडी इधर इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, बैकआउट भी नहीं कर सकते, फिर से इंजीनियरिंग का जॉब देखेंगे तो उधर भी मतलब वो पूछेंगे गैप क्यों आया इतना, तो था प्रेशर। तो सर बात की थी मैंने, आपसे भी की थी, सर से भी की थी, दोस्तों से भी की थी, तो ऐसे ही फिर बात करेंगे तो फिर निकलता है सॉल्यूशन। फिर बताया सर, दोस्तों ने भी बताया कि थोड़ा फेज़ आता ही है, उतना थोड़े दिन करो और क्या ही कर सकते हो। फिर से शुरू किया, और फिर जैसे एक एग्ज़ाम मुझे याद है, LIC असिस्टेंट आई थी 2019 में, तो हाँ वो मेरा जब एग्ज़ाम निकला था ना, तो मेरा वो डिप्रेशन वाला जो भी था, मतलब जो डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा, डिमोटिवेट हो गया था, वो चला गया। फिर मतलब LIC का प्री निकल गया, मेरा पहला एग्ज़ाम वो निकला था प्री, बाद में मेंस दिया था, मेंस नहीं हुआ था, थोड़े मार्क्स से रह गया था, तो वो फिर उसके बाद में नहीं आया प्रॉब्लम। फिर मालूम पड़ गया कि अभी चालू होगा, अभी एक बार बैंकिंग में वही है कि एक बार एक निकल गया तो लाइन में फिर निकल जाता है, तो फिर बाद में चला गया वो, मतलब डिमोटिवेटिंग वाला जो भी था चीज़, तो वही। विल कम बैक टू द RRB PO। RRB PO में आपने इंग्लिश ही चूज़ किया होगा, राइट? आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सो ये जो प्रिपरेशन RRB PO की काफ़ी लोग पहली बार कर रहे हैं क्योंकि इस साल का ये पहला बड़ा एग्ज़ाम है, सो क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिनको अवॉइड नहीं कर सकते और जो ही आपके एग्ज़ाम के लिए मैटर करेंगे सिलेक्शन के लिए? इंग्लिश के लिए ना? नहीं, ओवरऑल। हाँ, RRB PO का पैटर्न तो ऐसा है कि मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन एक्यूरेसी पे काम किया था, क्योंकि वैसे भी प्री में इंग्लिश तो होता नहीं है ना, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही होता है। तो रादर दैन मतलब रनिंग बिहाइंड अटेम्प्ट्स, अपन एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। मेरे को याद है मेरा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था, एवरेज अटेम्प्ट था, बट एक्यूरेसी था तो मेरा निकल गया था। 2 बार निकाला था मैंने RRB PO का प्री, लगातार 2 साल। तो वही सेम ही मतलब फंडा था कि एक्यूरेसी पे काम किया मैंने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखा नहीं, जितना आता है बस अच्छे से किया। और वही और एक बात रहता है कि वो कंबाइंड रहता है, 45 मिनट्स का कुछ रहता है, तो उसमें मतलब पहले जो इजी है, पहला कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन उठाओ, मैं कॉन्ट उठाता था, कॉन्ट में किया फटफट जो भी इजी है, मिसलेनियस ये वो DI वगैरह छोड़ दिए, बाद में रीजनिंग पे गए, मिसलेनियस किया, तो एक अच्छा खासा बन गया, तो अपना प्लेटफॉर्म बन जाता है कि अभी अपन ने कर लिया थोड़ा बहुत, तो बाद में अपन पजल और DI पे जा सकते हैं। तो वैसा करेंगे तो एक अच्छा मतलब बनेगा, मतलब एक बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हो गया अपना आधा पेपर तो हो गया। अभी वही है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा RRB PO का लगता है सिलेक्शन। ये बैंकिंग का पूरा वही उसी पे क्रक्स ही है कि एक्यूरेसी मेंटेन करने पर ही अच्छे स्कोर आते हैं। हाँ, और इधर इंग्लिश नहीं होता है ना, तो फिर बहुत मतलब जिनका इंग्लिश अच्छा उनके लिए वो मतलब मेरे केस में तो मेरे को प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं ये कि इंग्लिश था नहीं तो अपने को रीजनिंग में भी अच्छा करना है, तो एग्जैक्टली। और उल्टा है, जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दो निकाल, और इवन मेंस में भी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, सेकंड करेक्ट पेपर। तो ऐसा है, इसका मेन तो प्री का एक्यूरेसी पे ही खेल है। और मेंस के टाइम पे आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है? मेंस के टाइम पे भी सर कंबाइन होता है ना, तो फिर कंबाइन टाइम होता है कुछ, अभी मेरे को टाइम याद नहीं, 2 घंटा या का कुछ पेपर रहता है। तो मैंने तो ऐसा किया था, सबसे पहले मैंने GK और कंप्यूटर निपटा दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, आता है, तो 2 सेक्शन मैंने निपटा दिया। बाद में मैंने इंग्लिश उठाया, शायद इंग्लिश ही उठाया था क्योंकि वो मेरे को ठीक लगता था, तो मैंने इंग्लिश उठाया, और बाद में क्वांट, और लास्ट में रीजनिंग, ऐसे कुछ। तो वही है, मतलब जो इजी है करो, क्योंकि फिर से कंबाइंड टाइम है, किधर एक जगह पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर से वो मतलब बाद में वो प्रेशर आ जाएगा कि अपना हुआ ही नहीं हो। मेरे साथ भी हुआ था वैसा
कि क्वांट में लास्ट में कोई तो क्वांट या रीजनिंग रखा था तो कुछ आ रहा था, फिर भी टाइम चला गया था तो नहीं हुआ। बट वही है, जितना टाइम इजी पहले कर लेंगे तो एक अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि इतना तो बन गया अभी, बाकी अपन देखेंगे। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में जब आप गए तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि फिर इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे क्यों आए, तो इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे आपने टैकल किया? सर हाँ, उन्होंने पूछा था मुझे भी, तो मैंने बोला कि सर इंजीनियरिंग भी मतलब ठीक है मैंने किया भी है वहाँ पे, बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मतलब मेरा आउटपुट इधर आएगा, मेरे को इंटरेस्ट भी है मतलब जो मैंने सुना है दोस्तों से, प्रोफाइल जो है बैंकिंग का, पब्लिक डीलिंग भी आता है, बैक ऑफिस भी होता है, मतलब तो दोनों भी है मतलब, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ग्रोथ भी अच्छा है, तो मैंने ये सब रीज़न दिए थे उनको। तो ऐसे आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सवाल पूछे थे आपको? सर मेरे इंटरव्यू में ना मतलब 5 लोग थे सामने, हमेशा मतलब जो हेड होता है वो रहते हैं, और फिर इधर दो और इधर दो ऐसे रहते हैं लोग। तो शुरुआत में मैं जब गया तो वही पूछते कि नाम वगैरह पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्या बैकग्राउंड है, तो वही था शुरुआत में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो किया था प्रिपेयर, मैंने बताया कि मैंने यहाँ ये किया है अभी तक सर, और अभी मैं यहाँ तक आया हूँ। फिर उसके बाद में आरआरबी का इंटरव्यू था, तो आरआरबी के बारे में पूछा, तो वो टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था कि आरआरबी कितनी है इंडिया में, स्टेट में कितनी है, वो कुछ कौन सा एक्ट है अभी याद नहीं है, बट वो टाइम पे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए, कि वो पूछते ही है कि आरआरबी के बारे में बताओ, तो वो एक क्वेश्चन था। फिर बाद में जनरल बैंकिंग भी पूछा था उन्होंने, कुछ एनपीए क्या होता है वगैरह, टाइप्स ऑफ एनपीए, वो भी मैंने किया था सर प्रिपेयर अच्छे से। तो यही सब बेसिक था मेरा, ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी हॉबीज वगैरह के ऊपर सवाल पूछे थे आपसे? नहीं सर, मतलब इतना ज़्यादा चला नहीं इंटरव्यू मेरा, 5-6 मिनट चला, उसमें ज़्यादा टाइम मेरा वही गया, एक तो इंट्रोडक्शन पे, फिर वो आरआरबी में एक फेमस क्वेश्चन ये रहता है, वो सीज़न वगैरह पूछते हैं कि कौन से सीज़न में क्या आता है, क्रॉप्स वाला, तो आपका है क्या, मतलब फार्म वगैरह है गांव में, तो हमारा तो था, तो मैंने बताया कि ये है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कौन से आपके इधर क्रॉप्स होते हैं, तो वो भी मैंने पापा से वगैरह पूछा था, अभी अपना तो गांव में जाना होता है नहीं, तो मैंने पापा से पूछा था, वो बताया, मैंने थोड़ा गलत बता दिया एक चीज़, तो उन्होंने बोला कि एक बार और सोच लो। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो मतलब मैं तो अभी इतना जाता नहीं हूँ, बट वो ये देखा सा लग रहा है सर, मैंने कोई तो मतलब कॉटन बोल दिया था कि मई में आता है, वो बारिश लगता है उसको, तो बारिश के बाद आता है, ऐसा कुछ रहता है, तो मतलब वो टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था, मैंने बोल दिया सर मई में आता है, तो सर ने मतलब जो भी थे उन्होंने बोला कि एक बार और सोच लो। तो फिर मैंने बोला सर मतलब आई एम नॉट श्योर, ऐसा लगता है मेरे को, तो बस वही है, ये था। और आरआरबी के बारे में जैसे बताया वो, और बस एनपीए वगैरह, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अभी आपके रिजल्ट के बाद आते हैं, रिजल्ट आपका लग गया, आपको फाइनल सिलेक्शन। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वेरी सॉरी, जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि एक प्रॉब्लम ना काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ कि हिंदी में हुआ कि मराठी में हुआ, बिकॉज आप महाराष्ट्र से हो तो आरआरबी पीओ में, सो लैंग्वेज का क्या सीन रहता है जब इंटरव्यू की बात आती है? सर मुझे तो जो सामने हेड थे ना, वो उन्होंने मराठी में क्वेश्चन किया, बाकी लोगों ने भी मराठी में ही किया, एक मैडम सिर्फ वो साउथ इंडिया से थी, तो उन्होंने पूरा इंग्लिश में पूछा कि टेल मी अबाउट आरआरबीज, तो बस वही एक क्वेश्चन आरआरबी का था जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, वो उन्होंने उतना पूछा, बस वो एक इंग्लिश में, बाकी पूरा मराठी में हुआ। लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में होता है, मतलब जनरली इंग्लिश क्वेश्चन का आंसर आपने इंग्लिश में दिया था? मैंने, क्योंकि वो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, तो मैंने सोचा वो ठीक रहेगा कि इंग्लिश में बता पाए तो अच्छा रहेगा। यस सर। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कि आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता चला कि सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, कितना टाइम लगता है एक्चुअल ज्वाइनिंग में, फिर आगे का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ ठीक है, तो मेरा तो रिजर्व कैटेगरी नहीं, क्या बोलते हो, रिजर्व लिस्ट में था, वेटिंग में था मेरा। तो जनरली ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है, उसके मतलब ये दोनों में भी लागू होता है, नॉर्मल भी जब रिजल्ट आता है तो यही होता है, वेटिंग में भी रिजल्ट आता है, उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद ज्वाइनिंग डेट का मेल, डीवी का मेल आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो मेरा जो था विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, उसका नागपुर में हुआ था वो टाइम पे, मतलब डिपेंड करता है, किसी का रीजनल ऑफिस में होता है, हमारा हेड ऑफिस में हुआ था,
जो वीकेजीपी का हेड ऑफिस है वो नागपुर में है, तो उधर बुलाते वो लोग, फिर वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, बहुत स्मूथ रहता है वो, मतलब एकदम प्रॉपर, ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन डरते कि ये डॉक्यूमेंट रह गया वो रह गया। मेन पूरा लिस्ट उन्होंने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हॉस्पिटल भी उन्होंने बताया था, उनका टाइप भी रहता है उधर। तो हमारा नागपुर में हुआ था, तो वहाँ पे था एक हॉस्पिटल, उन्होंने बताया था, हम वहाँ पे गए, फिर सब एक दिन में ही हो गया हमारा मेडिकल। फिर वो रिपोर्ट लेके वहाँ पे जो HR मैनेजर होते हैं सर, उनके पास सबमिट करना होता है। फिर उसके फिर एक 15 दिन बाद फिर से मेल आता है, और उसमें सीधा आपका किधर रिपोर्ट करना है वो रहता है, सीधा ब्रांच दे देता है, ज्वाइनिंग डेट और आपको करना है, ज्वाइन करना है, ऐसा रहता है। तो मेडिकल एग्जाम कैसा रहता है, मतलब कुछ मेडिकल एग्जाम में ब्लड टेस्ट होते हैं, जो बेसिक CBC CRP करके, मतलब एकदम बेसिक टेस्ट रहते हैं। एक्सरे होता है, शायद याद नहीं आ रहा है, एक्सरे भी होता है, मतलब ये VKGB के बारे में बता रहा हूँ, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो हमारा हुआ था ब्लड टेस्ट होते हैं, मतलब वो एक ही बार ब्लड ले लेते हैं, मतलब उसमें वो लोग सारे टेस्ट कर देते हैं। फिर एक्सरे होता है, वेट वगैरह चेक करते हैं, ECG होता है, और फिर वो सारे रिपोर्ट 4 बजे कलेक्ट करने होते हैं हमको, वो लेके वही वहाँ पे वो डॉक्टर आते हैं। फिर वो डॉक्टर सर देखते हैं रिपोर्ट्स, मतलब मोस्टली तो सबका नॉर्मल ही रहता है, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी का कुछ एबनॉर्मल आया करके। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ रहता है तो वो कर देते हैं, मतलब कुछ रहता नहीं ज़्यादा। तो मेरा भी नॉर्मल ही था, तो ऐसा वो फिर साइन मार देते कि फिजिकली फिट है जॉब करने के लिए, ऐसा स्टैम्प मार के साइन करके दे देते। वो लेके हमने HR मैनेजर सर को सबमिट करना होता है, उसके बाद फिर अपना जाओ। ये एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, शायद आई डोंट नो इट्स वैलिड और नॉट, कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इसकी वजह से किसी का एग्जाम या किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ऐसा कभी होता है? सर मतलब SBI का बता सकता हूँ, मेरा SBI में भी बाद में हुआ जिसमें, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मतलब उनको थोड़ा मतलब बोलते हैं कि आप ये क्लियर करो, फिर बाद में मतलब कैंसिल तो नहीं करते, टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, मैंने एक सुना था किसी का कुछ फैटी लीवर का इशू था, ऐसा था वो मेडिकल में रिपोर्ट्स में, तो उसको बोला था कि आप इस पे थोड़ा ट्रीटमेंट करो और 1 महीने बाद आओ और कर देंगे। तो फिर वो शायद बंदे का हो गया बाद में ठीक, और वो आ गया। तो बस वक्त देते हैं वो। हाँ, कुछ उसमें ज़्यादा मतलब मेडिकल में सर ऐसा मतलब टोटल रिजेक्शन शायद कभी नहीं होता है, मतलब मैंने नहीं सुना सर, मैंने तो नहीं सुना, मेरे भी ठीक ठाक दोस्त थे बैंक में, मैंने सुना तो नहीं है। ओके, जैसे अभी आपने बात की कि SBI के बारे में, सो RRB PO जब आपका क्लियर हुआ उसके बाद अगेन यू वेर गिविंग द एग्जाम्स? हाँ सर, मतलब एक्चुअली ये तो मैंने वो साथ में ही दिया था, बट मैं कर रहा था RBI वगैरह, RBI असिस्टेंट के लिए कर रहा था। रिसेंटली मैंने FCI भी दिया, मेंस भी दिया मैंने उसका, बट हुआ नहीं। बट मैं कर रहा हूँ अभी भी प्रिपरेशन, तो कर रहा हूँ अच्छी बड़ी एग्जाम के लिए, उसके ऊपर जो ठीक ठाक। आपके RRB PO के जर्नी की बात हम करते हैं। तो आपने कहा कि विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक आपका ये पहला पोस्टिंग था, कणकवली जो कोंकण रीजन में आता है महाराष्ट्र के, वो आपका पहला पोस्टिंग था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा, मतलब आप वहाँ पर पहले कभी गए नहीं थे, जनरली पूरा रूरल एरिया में पोस्टिंग आता है, तो वहाँ का पूरा माहौल बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बैंक का ये कैसा था पूरा माहौल, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े स्पेशली जब आप रूरल एरियाज में जाते हैं, या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो हुआ आपके ब्रांच में, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? सर मैं मतलब 15 दिन पहले कुछ मुझे मालूम पड़ गया था कि कनकवली ब्रांच में मेरे को रिपोर्ट करना है। तो फिर मैंने हमारे ग्रुप तो अभी आजकल टेलीग्राम तो काफ़ी रहता है, तो एक ग्रुप था, तो उसमें पूछा, तो वहाँ से एक दोस्त जो ब्रांच में है ऑलरेडी पोस्टेड, उनका नंबर मिल गया, मैंने पूछ लिया। पहले मैंने सब प्रिपेयर कर लिया था, फिर मैं वहाँ पे गया और सब रूम का वगैरह भी पहले मैंने पूछ लिया था। तो ऐसा एक्सपीरियंस ख़राब तो नहीं आया, अच्छा ही आया, मतलब सारे कुछ ठीक ही था वहाँ पे। फिर काम जनरली RRB PO का ऐसा रहता है कि RRBs में जनरली कैसा रहता है कि मतलब ऑफिसर सेकंड ऑफिसर ही रहते, मतलब जो PO जो आते हैं ना वो सेकंड हेड होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ही मैनेजर ही रहते हैं। मोस्टली ब्रांच में तो 3-4 स्टाफ, मतलब उतना एवरेज वही है, 3 से 4 3 ही रहते हैं, मतलब 2 ऑफिसर या 1 ऑफिसर 1 क्लर्क, ऐसे भी 1+1 ब्रांच बोलते हैं। तो लगभग पूरा ही काम, मतलब ऑफिसर ब्रांच मैनेजर अगर नहीं होगा, तो हमारे ब्रांच में भी 2-3 बार ऐसे हुआ था कि मैनेजर भी नहीं थे और
मेरे पहले भी ज्वाइन हुए एक ऑफिसर थे वहाँ पे, तो वो दोनों नहीं थे, तो फिर ब्रांच पूरा रन करने का वो मेरे पे ही जिम्मेदारी था। आपके ऊपर तो वही रहता है वहाँ पे। बेसिक RRBPO का काम यही रहता है कि सारा ऑथोराइज करना रहता है। जो अपन लोग आते हैं विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं, वो वाउचर्स करो, फिर अकाउंट ओपनिंग हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, गोल्ड लोन अकाउंट हुआ, तो वो भी मतलब क्लरिकल वाले ओपन करते हैं और ऑफिसर उसको ऑथोराइज करते हैं। तो वो हो गया। फिर KCC बहुत चलता है RRB में। किसान अपने क्रेडिट कार्ड। VKGB में थोड़ा कम है क्योंकि उधर इतना फार्मिंग नहीं है मतलब, तो लेकिन MGB जो दूसरा है वहाँ पे ज़्यादा KCC चलता है। तो मेरा जो ब्रांच था कनकवली, उधर एक मार्केट था बड़ा, तो उधर CC करके रहता है, कैश क्रेडिट, वो लोग को लगता है, तो वो ज़्यादा था अकाउंट्स। तो वो भी अकाउंट ओपनिंग रहेगा, तो उसका मैं क्रेडिट में था, मुझे क्रेडिट में रखा था, तो मैं प्रपोजल्स बनाता था। व्हीकल लोन हो गया, अपना KCC का हो गया, और CC जो कैश क्रेडिट बोला, तो ये प्रपोजल्स वगैरह बनाना और वाउचर वेरीफाई वगैरह करना। बाकी दूसरे ऑफिसर थे वो काफ़ी जनरल बैंकिंग पूरा वही देखते थे, मैं थोड़ा क्रेडिट का देखता था, क्योंकि वो पहले से थे, तो उनका काम मतलब उन्हें सेटअप करके रखा था कि वो एक्सपर्ट थे उसमें, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। मुझे क्रेडिट दे दिया, मैं अपना प्रपोजल बनाता था, वाउचर वेरिफिकेशन करता था, और बाकी पूरा मतलब, लेकिन ऑफिसर को ही रन करना होता है मोस्टली, और वही है, मैनेजर के बाद सेकंड वही रहते हैं RRBPO में। अकोमोडेशन का कैसा आपका ये था, मतलब बैंक के अकोमोडेशन में रहते थे या आप अपना अलग से? नहीं, मतलब मेरे यहाँ पे तो नहीं था अकोमोडेशन फैसिलिटी, तो मैंने वहाँ पे खुद से ही देखा था। तो वही है। कितना चैलेंजिंग होता है कि किसी रूरल एरिया में जाके, अभी कनकौली तो वैसे एकदम रूरल एरिया नहीं है, लेकिन जनरली अगर कोई रूरल एरिया में या थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पोस्टेड है, फैमिली से दूर होते हो, तो कैसे मैनेज करते हो उसके? सर अभी क्या मतलब, जॉब है तो भी करना तो पड़ता है, तो लेकिन ऐसा लगता है अपने को 1-2 हफ्ते में एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब सबका तो नहीं। अभी मेरा लकीली मेरे को अच्छा जगह पे मिल गया था, वो सिटी था, तालुका प्लेस था वो कनकौली मतलब, तो वहाँ पे तो मतलब जैसा थोड़ा मतलब वही, और मैं थोड़ा अडॉप्ट जल्दी कर लेता हूँ, मेरा एक है वो पॉजिटिव पॉइंट, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट रहता है कोई अगर पूरा प्रॉपर मुंबई से जा रहा है रूरल में, उधर एक तो मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू रहता है, तो उधर अपने को खुद का ही गाड़ी चाहिए, वो एक रहता है, तो उसको ऑप्शन वही है, ब्रांच के पास ही घर ले लो, तो हो जाता है। लेकिन 1-8 महीने में आदमी एडजस्ट कर लेता है, मतलब वो वही है, फिर अपन प्रिपेयर होके जाने का कि रूरल है तो क्या ही करेंगे ना, उधर वैसे ही चलता है। ये जो आपका RRB में जब आपने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ट्रांसफर का क्या सीन होता है, कितने सालों बाद होती है, या फिर वहीं पे रह सकते हैं, ऐसा कुछ? वहाँ पे सर ट्रांसफ़र का तो ऐसा कुछ एज सच फिक्स नहीं रहता है, मतलब अंदर के अंदर तो बहुत मतलब आपको डेपुटेशन बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों के तो 1 साल में 3 भी हो जाता है, किसी के 3 साल में भी नहीं होता है, तो वो तो टोटली मतलब वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बट जब प्रमोशन होता है 1 to 2, तो तब आपका ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर भी नहीं होता है। अभी मेरे ब्रांच में जो मेरे सर थे वो ब्रांच मैनेजर बने, मतलब वो ऑफिसर ही थे, वो शायद उनको 3 या 2 साल हुआ एज RRBPO, उनको फिर एक ब्रांच मैनेजर बना दिया, तो वही है। बट वो ज़्यादा दूर नहीं था ब्रांच, उल्टा उनको तो पास ही हो गया था, वो कोल्हापुर से थे, तो मतलब उनको तो पास ही हो गया, तो ज़्यादा दूर नहीं है। RRB का वो है कि मतलब उसी एरिया स्टेट के बाहर तो वैसे भी जाना ही नहीं, स्टेट के बाहर भी नहीं, बट वो रीजन भी रहता है ना, वो नहीं ज़्यादा दूर ये करते। ओके यस। उसके बाद आपने कहा था कि यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मीन्स आपने बाकी भी एग्जाम्स दी, बाकी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर उसके बाद वाला क्या जर्नी था आपका? मैं वहाँ उसके बाद मैंने मोस्टली अभी मैं सिर्फ RBI असिस्टेंट और थोड़ा रेगुलेटरी वाले में ही ज़्यादा फोकस है मेरा। LIC हो गया, तो मतलब टाइम निकाल के, अभी थोड़ा टाइम का इशू होता है ना, मतलब आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, बट प्रिपरेशन चल रहा है अभी मेरा, मतलब कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। उसके बाद अभी RRBPO के बाद आपने SBI क्लर्क क्लियर किया, SBI क्लर्क में आप अभी ज्वाइन कर दिया है SBI क्लर्क। यस, SBI क्लर्क में मुझे RRBPO आपने छोड़ के SBI क्लर्क ज्वाइन कर दिया, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों आपने RRBPO छोड़ के SBI क्लर्क में ज्वाइन कर लिया?
मेन तो रीज़न यही था, मैं यहाँ से था मुंबई से, और मुझे पता था, मतलब इतना तो पूछा था मैंने कि क्लर्क को होम पोस्टिंग मिल ही जाता है, और वो भी मुंबई में रहेगा तो 100% मिलता है मुंबई पोस्टिंग। तो वही था ना, होम पोस्टिंग मिलेगा तो और टाइम बचेगा, घर पे रहते तो अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उधर एक था कि मुझे खुद से करना पड़ता था, ब्रांच का भी करो, फिर घर पे आओ, फिर खुद का भी काम ये सब करो, तो पढ़ने को थोड़ा कम टाइम मिल रहा था। तो बाकी वो अच्छा था, ऐसा नहीं है कि उससे ये बेटर है इसलिए छोड़ा, ऐसा मेरा वो नहीं था। मेरा होम पोस्टिंग का एक था कि इधर मिलेगा और टाइम भी मिलता है, थोड़ा अभी मिल भी रहा है टाइम, मतलब मैनेज करना पड़ता है, मिलता नहीं है, तो वही है। वर्कलोड ज़्यादा होगा एसबीआई में एज कंपेयर टू आरआरबी तो वर्कलोड है। वही है, फिर मेरा मेन तो वही था, होम पोस्टिंग था, क्योंकि मैं यहाँ से बचपन से यहाँ पे रहा हूँ मुंबई में, तो एक वो था कि इधर मिल जाएगा तो। ओके, सो कोई काम का इशू नहीं था या आरआरबी का कोई इशू नहीं था, ये आपका पर्सनल लेवल पे आपने इसको शिफ्ट। ओके, अगर किसी को पढ़ाई करनी है, मीन्स आगे की, जैसे आपने कहा रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, या फिर कोई और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आरआरबी पीओ इज अ गुड पोस्टिंग और गुड जॉब की जहाँ पे काम भी हो सकता है और पढ़ाई भी हो सकती है। हाँ सर, होता है, मतलब करना है तो हो जाता है। उनका एवरेज वही है 5:30-6 पकड़ो, मतलब एक्सेप्शन होते हैं इसमें भी, कोई 8 बजे तक भी बैठते हैं, आरआरबी पीओ भी है, मेरे दोस्त ऐसे जो बैठते हैं 7-8 बजते हैं उनको भी, बट मोस्टली ऐसा ही है, ज़्यादा 6:30। तो आजकल तो बैंक में 6:30-7 नॉर्मल ही है, मतलब ओके, बात का मतलब शाम का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो 5:30 बजे भी निकलते हैं, कुछ 1-2 है जो 7-8 भी बज जाते हैं, उनको डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांच में है क्या है, बट ऑन एन एवरेज अपन देखेंगे तो कर सकते हैं आरआरबी पीओ में। चलो बढ़िया, तो वो है। अभी आरआरबी पीओ का जैसे आप सर ने कहा शुरुआत में कि एग्ज़ाम आ रही है, बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो आपका क्या आपने खुद ने एग्ज़ाम क्लियर कर दी है, आरआरबी पीओ आप बन चुके थे, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, शॉर्ट नोटिस में क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में क्या करना है, आपको क्या लगता है क्या फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट? अभी तो सर मेन तो उसका प्री है, मतलब मेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका प्रीलिम्स है, क्योंकि उसमें बहुत लोग मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, मतलब बहुत लोगों के साथ मतलब ऐसे होता है कि बहुत अटेम्प्ट किया है, निकल ही जाएगा, लेकिन निकलता ही नहीं, और कुछ लोगों का उल्टा भी होता है। तो इसमें प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो निकलेगा तो इमेज दे सकते हैं, और इसका थोड़ा कुछ बोलते हैं मतलब नॉर्मलाइजेशन, ये वो थोड़ा अलग ही होता है, आरआरबी पीओ का बहुत अलग होता है नॉर्मलाइजेशन। तो वही है कि स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो, बाकी तो मेंस के लिए, और फिर इसमें कंप्यूटर एक आता है, तो उसमें स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट रहता नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी देख लेंगे क्लासेस, तो कंप्यूटर और जीके अभी से ही थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि टाइम पे फिर वो रिवीजन को वक्त नहीं मिलता, रिवीजन को टाइम नहीं मिलता है। तो और क्वांट रीजनिंग तो सेम थोड़ा ही लेवल अप होता है, मतलब वो तो इसका आरआरबी पीओ का मेंस मतलब एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ। तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रांसफर मतलब चेंज नहीं होता है लेवल में, थोड़ा बहुत। तो वही है, क्वांट रीजनिंग का तो करते ही अपन, वो अभी से करो, और थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर और इस पे और मेरे ख्याल से इस एग्जाम में सबसे बेस्ट पॉइंट ये कि टाइम आपके पास कंपोजिट टाइम है, सो आप अपनी स्ट्रेटेजी वहीं पे बना सकते हैं कि मैं पहले कौन सा सॉल्व करना है, दूसरा कौन सा सॉल्व करना है, तो अपने खुद के पॉजिटिव नेगेटिव्स अगर आपको पता रहे तो आपके लिए मेरे ख्याल से काफी बेटर रहेगा टू क्लियर दिस एग्जाम। मॉक टेस्ट सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मॉक टेस्ट तो मतलब वही है ना, मतलब जितना मॉक्स दोगे उसमें सेम, और जो मॉक्स में स्ट्रेटेजी बनाओगे वही एग्जाम में करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। मैं मेरा एक रिसेंट एग्जांपल एफसीआई का ही दूंगा। एफसीआई का मेंस मैंने दिया, पहला क्वेश्चन मतलब क्वांट में डीआई आया था, छोटा सा था, केसलेट था, इजी दिख रहा था, 3 लाइन का ही था, मैंने उसमें 7 मिनट डाल दिया। अच्छा, तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरे को मालूम था कि गड़बड़ हो गया। उसके बाद में और एक पजल आया, नेक्स्ट सेक्शन में पजल आया, वो भी मस्त इजी दिख रहा था, उसमें भी मैंने नहीं लेना था। मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले जो इजी है वो करो ना, तो वो मैंने गलती किया। तो वही है मेरा रिसेंट एग्जाम्पल, मेरे को मालूम भी था, बट वो क्या होता है एग्जाम में अपन, मैंने मार्क्स नहीं लगाया था ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स में अपन जो पैटर्न फॉलो करेंगे ना, वही एग्जाम में करना है कि और वो मतलब हैबिट हो जाता है ना। अगर मार्क्स में अपन पहले मिसलेनियस कर रहे हैं
तो एग्ज़ाम में भी पहले मिसलेनियस ही करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैंने मतलब मार्क्स लगाया नहीं था, तो अभी टाइम भी नहीं था रिसेंटली जॉब वगैरह की वजह से ज़्यादा, तो इतना प्रैक्टिस तो कर रहा था मैं, बट मार्क्स लगाने का जितना टाइम नहीं था, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं छोटा छोटा मार्क्स 10-10 मिनट का देता था। ओके तो वही है, आरआरबी पीओ का आपने सर बोला प्री में, तो वही करना है, मार्क्स देना है अच्छे से, ब्लंडर नहीं करना है, क्योंकि एक्यूरेसी और ये हाँ, ये क्लर्क और पीओ दोनों के स्ट्रैटेजीज में कुछ फर्क रहेगा पढ़ाई करने के लिए, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, या सेम तरीके से पढ़ाई करे तो हो जाएगा? नहीं सर, एकदम सेम ही है ना, पैटर्न सेम है, Yes, वही। लेवल का है, बस वही है, मतलब मार्क्स देंगे तो हो जाएगा। ओके पीओ का देंगे तो क्लर्क का आराम वैसे से भी हो निकल जाएगा। जाएगा, तो मोस्टली पीओ का देंगे तो। एक क्वेश्चन ना काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मीन्स इन्होंने काफी बार मेल भी किया है, काफी बार क्वेश्चंस भी पूछे कि क्या दोनों एग्जाम देनी चाहिए, क्लर्क और पीओ, क्या या उसमें से कोई एक चूज करे? नहीं, क्यों नहीं सर, दोनों देनी चाहिए ना, सेम पैटर्न है तो क्यों नहीं देंगे? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि आपसे पूछना था, हम बार बार बताते, पर एक सिलेक्टेड पर्सन से अगर वो बात आती है तो थोड़ा जल्दी। मैंने खुद नहीं दिया था सर, मेरा क्लर्क में नहीं हुआ था, पीओ में हो गया था। तो वो है ना, दैट्स गुड। हाँ, ये होता है, लाइक कई बार हमें स्टूडेंट बोलते कि सर क्लर्क नहीं हुआ तो पीओ का ही होगा मेरा। आपके सामने एग्जांपल है। क्लर्क का मेरा सर दोनों, मैंने बैक टू बैक 2 साल दिया, आरआरबी पीओ का दोनों प्री निकला, आरआरबी क्लर्क का दोनों भी नहीं निकला, तो मतलब पता नहीं अभी क्या है, बट वही है, ऐसा ही था। वही है, डेस्टिनी भी वही चाहती थी कि आप ऑफिसर बने, ऑफिसर बने। बिल्कुल अच्छी बात है, यही है, तो ऑफिसर ही बनना था ना फाइनली। क्लर्क कौन बनना चाहता है? मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, थोड़ा हटके है आपका। वैसे मैं बहुत सालों से आपको जानता हूँ और आपका नेचर थोड़ा सा ऐसे, आप शाई टाइप के हो, इंट्रोवर्ट टाइप के हो, लेकिन हाँ ज़्यादा बात नहीं करते, बात करते समय भी ऐसे नीचे देख के बात करते हैं। तो बैंक में जब आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करना होता है या फिर आम जनता से ये करना होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? या कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट आता है, कोई एग्रेसिव कोई कस्टमर आ जाते हैं, तो कैसे हैंडल करते हो उसको? सर मतलब शांति रह के करता हूँ, क्योंकि कस्टमर भी मतलब कोई अच्छा रहता है, मतलब अच्छे तो सारे होते हैं, बट कोई ऐसा ठीक से बात करता है, किसी को बहुत घाई रहता है, कोई मतलब किसी को लेट हो रहा है तो वो मतलब चिढ़ जाता है। तो सबसे सेम ही स्टाइल में बात करता हूँ, आराम से, कि बैठो हो जाएगा। बस आराम से, वही अपन अगर बोलेंगे ना सर, फिर वो 2 ज़्यादा बोलेगा, फिर अभी आजकल तो कस्टमर लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, वो आरबीआई वगैरह कंप्लेंट डाल देते, तो हमको इसका कोई ट्रेनिंग आपको मिलता है बैंक की तरफ से कि कैसे है मैनेज करना है कस्टमर्स को, कस्टमर रिलेशन के ऊपर कुछ ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग तो रहता है, मतलब हाँ, मतलब ऐसा एकदम एक्चुअली वैसा एकदम नहीं बोल सकते, लेकिन मैनेजर वगैरह जो रहते हैं ना, ब्रांच मैनेजर हमारे, वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग जैसे, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसे क्लासरूम में बिठा के सिचुएशन दे के ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं था आपका? डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग हुआ था ना सर हमारा 1 वीक का ट्रेनिंग इधर ही हुआ था, नवी मुंबई में। ये अपना वाशी में हुआ था। सबका ही होता है, जो नए जूनियर एसोसिएट होते हैं, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है उनका। तो उसमें बेसिक बैंकिंग बताते हैं, और मतलब ऐसे आपने जो बोला ना कैसे बात करते हैं, हाँ एक्चुअली था सर, अभी याद आया मेरे को। रहता है, मतलब कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बात करना चाहिए वगैरह सब। मतलब थोड़ा सबका रहता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है अपने बैंक के, बैंक को प्रॉफिट किधर से होता है, ऐसा। और ये ट्रेनिंग के बाद भी कोई एग्जाम वगैरह होती है, मतलब आरआरबीज में या फिर एसबीआई में? आप जो आपका प्रोबेशन पीरियड का जब कंफर्मेशन, हाँ वो रहता है ना, मतलब रहता है एग्जाम। एसबीआई में अगर क्लरिकल टू अपने को ऑफिसर बनना है, तो वो टीओ 2 चैनल रहते हैं, उसमें एक टीओ रहता है, जेएमजीएस 1 ऐसे कुछ रहता है। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे थे, जैसे आप ज्वाइन करते हो, एक ट्रेनिंग आपका होता है, नहीं, उसके बाद वैसा कंफर्मेशन का कुछ ऐसा नहीं रहता है। वो ई लेसन वगैरह बोलते हैं, बट वो तो सर आपका तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा सर भी कर सकते हैं लॉग इन करके, वो तो नहीं उसका। ऐसी बातें ना बने तो बेटर रहेगा। चलेगा। सो यस आकाश, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली यार। अभी आप बोल रहे थे कि आप एसबीआई में फिलहाल अभी वर्क कर रहे हो, तो एसबीआई का वर्क कल्चर और आरआरबी पीओ का वर्क कल्चर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो सर ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं, बट वही है थोड़ा, मतलब वर्कलोड या कस्टमर बोल सकते हैं कि उधर ज़्यादा कस्टमर नहीं, इधर ज़्यादा कस्टमर है, और थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है एसबीआई, मतलब वो इसलिए। बाकी ऐसा एज सच कुछ काम के इसमें
ज़्यादा फर्क नहीं है, सिस्टम्स अलग है। एसबीआई की कुछ कोई एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं बीइंग इन हाँ एसबीआई? मिलते हैं सर, पेट्रोल मिलता है मंथली 20 लीटर्स क्लर्क को, और एंटरटेनमेंट वगैरह तो आरआरबी में भी था, तो मिलते हैं सर, अलाउंसेस होते हैं अलाउंस। सो अगर सैलरी की बात की जाए, सो आरआरबी पीओ गुड सैलरी मींस, मैं एसबीआई से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं जस्ट आस्किंग बिकॉज काफी लोग सैलरी के बारे में भी सोचते हैं। सैलरी अच्छा खासा है आरआरबी पीओ का, ओके, मतलब बताना है क्या ऐसा? बता हाँ, इफ यू आर कंफर्टेबल, आप मैं तो अभी comfortable वो हो भी तो- नहीं ना सर। जो नेट सैलरी अभी तो आप 56 मिलता है सर Okay. वीकेजीबी में। Okay. एमजीबी में उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा, क्योंकि उधर अलाउंसेस है थोड़े आराम से ज़्यादा, ज्यादा है। मतलब इन हैंड्स की आप बात कर रहे इन हो? हैंड In hand. अभी 56 है वीकेजीबी का। That's good means 56 in PO starting अच्छा is a very मैं good ज्वाइन salary. किया था तभी सर 52 था, अभी बढ़ ओके, गया। दैट्स गुड, दैट्स नाइस। सो ये काफी बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर काफी स्टूडेंट्स के लिए होता है और होना भी चाहिए, होना बट भी ऑब्वियस है, चाहिए, और एंड दैट्स अ सही गुड थिंग। यस, वो मतलब अभी, हाँ सर, मतलब वो ज्वाइन हुए अभी, उनका 1 साल के बाद का है, तो हाँ, 52 पकड़ो आप। Yes, बराबर। yes. मैंने वो, मेरा अभी अगर मैं होता उधर 1 साल बाद तो हाँ, तो 56 आपको 52 था मुझे इन हैंड। ओके, दैट्स गुड। तो दोस्तों, ये थे हमारे आकाश राठौर सर, जो आरआरबी पीओ बने। बाद में फिर उन्होंने एसबीआई ज्वाइन किया ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस, बट काफ़ी सारी बातें हमें सीखने को मिली, समझने को मिली कि एग्जैक्टली कैसे एग्जाम होती है। और हर एक स्टूडेंट की मेरे ख्याल से ये कहानी है कि अपने ग्रेजुएशन के बाद कैसे प्रिपरेशन किया, कहाँ पे पॉजिटिव्स आए, कहाँ पे निगेटिव्स आए। और ये होता ही है कि शायद पहले अटेम्प्ट में काफ़ी कम लोग हैं जो एग्जाम निकाल पाते, बाकी लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल होता ही है, थोड़ा से एफर्ट्स लेने ही पड़ते। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में हमें बता दी कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सो यस, थैंक यू वेरी मच आकाश सर, आप यहाँ पे आए और टेक्स्ट बुक फैमिली के साथ जुड़ के आपने सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ डिस्कस की। सो उम्मीद करते हैं कि आपके जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का प्रिपरेशन चल रहा है आरबीआई का, वो भी जल्दी आपका हो जाए और हम वापस एक बार आपके साथ मिले और डिस्कस करें कि किस तरीके से उस एग्जाम को भी क्लियर करना है, वो भी काम करते हुए, क्योंकि वर्क करते हुए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बन ही जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। चलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टॉपर्स टॉक विद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।